मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 1। युवा भगवान गु चांगगे। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C1। यंग लॉर्ड गु चांगगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1। युवा भगवान गु चांगगे। क्या ये ताइक्सुआन पवित्र भूमि का असली चेहरा है, जो पूर्वी उजाड़ की 6 पवित्र भूमियों में से एक है? आप ताकतवरों का पक्ष लेने के लिए कमजोरों को धमकाते हैं और अपनी बेटी को आग के गड्ढे में धकेलने में भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपने एक बार भी ताइक्सुआन पवित्र युवती से उसकी राय पूछने पर विचार नहीं किया। आज मैं उसकी ओर से न्याय की मांग करूंगा। यदि सत्ता के सामने चुप रहना ही ताइक्सुआन पवित्र भूमि का शिष्य होने का अर्थ है, तो मुझे ये शिष्यत्व नहीं चाहिए। लेकिन कृपया ये ध्यान रखें, ताइक्सुआन पवित्र भगवान, कि मैं ये चेन निकट भविष्य में निश्चित रूप से आज की शर्म का बदला लूंगा। बहुत से लोग एक शानदार हॉल के अंदर खड़े होकर एक युवा शिष्य की क्रोधित दहाड़ें सुन रहे थे। एक मजबूत दिखने वाला युवक, जिसका चेहरा सुंदर था, जिसकी आभा अडिग थी और जिसकी मुट्ठियां भीगी हुई थीं, हॉल के बीच में खड़ा होकर अपने सामने मंच की ओर गुस्से से दहाड़ने लगा। वह ये चेन थे, जो ताइक्सुआन पवित्र भूमि के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। ये कैसी हिम्मत है? एकमात्र आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की हिम्मत कैसे हुई कि वह पवित्र भगवान से भिड़ जाए? आप जीने से थक गए होंगे। युवक के बगल में एक आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग खड़ा था, जिसकी आभा बहुत भयानक थी। बुजुर्ग का चेहरा बहुत पहले ही बदसूरत हो चुका था, क्योंकि वह गुस्से से आग बबूला था और एक ही थप्पड़ से इस शिष्य का मुंह बंद करना चाहता था। वे एक तुच्छ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को अपने ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु के हॉल में जंगली कैसे होने दे सकते थे? आखिरकार वे पूर्वी उजाड़ की 6 प्रमुख ताकतों में से एक थे। इससे भी बुरी बात यह है कि आज ताइक्सुआन के पवित्र पुत्र के राज्याभिषेक का दिन था, और उन्होंने इस घटना को देखने के लिए कई छोटी और बड़ी सेनाओं को आमंत्रित किया था। हर कोई हॉल के अंदर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। यदि वह पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश न कर रहा होता, तो एल्डर ने पहले ही इस अज्ञानी मूर्ख शिष्य को एक ही थप्पड़ से मार डाला होता। अल्पविराम अल्पविराम। पवित्र प्रभु के हॉल में। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूर से आए आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और मेहमानों के एक समूह ने ये चेन की ओर इशारा किया और उनके सामने प्रस्तुत किए गए शो के बारे में फुसफुसाया। जब उन्होंने उसके दृढ़ निश्चयी भाव को देखा, तो उनकी आंखों में वही भाव था जो बंदर का खेल देखते समय होता है। क्या ये चेन पागल हो गया है? उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वह पवित्र प्रभु के सामने इतनी बकवास बातें कर रहा है? क्या मूर्ख है? उसकी ताकत बेहतर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक है, और मैंने सुना था कि एक बुजुर्ग उसे अपने सच्चे शिष्य के रूप में लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये सवाल ही नहीं उठता। कुछ दर्शक तो उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे लगता है कि वह सचमुच आज मरना चाहता है। एक बार जब युवा भगवान उससे नाराज हो गए, तो मुझे चिंता है कि हमारी पूरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि इसमें फंस सकती है। जिस सच्चे शिष्य ने ये कहा था, वह क्रोधित और चिंतित हो गया। यदि ये चेन ने किसी तरह उस रहस्यमय युवा भगवान को नाराज कर दिया, तो उनका अनुमान था कि पवित्र भूमि अकेले उसके क्रोध को नहीं झेलेगी। पूरा पूर्वी उजाड़ तूफान में बह सकता है। इन विचारों के कारण ही शिष्य की ये चेन को व्यक्तिगत रूप से कुचलने की इच्छा बढ़ गई थी। राज्याभिषेक समारोह के लिए आए प्रमुख शक्तियों के बुजुर्ग सभी स्थिति के बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेशक लगभग सभी ने ये चेन नामक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले बंदर के रूप में माना। एकमात्र आंतरिक संप्रदाय का शिष्य यदि बंदर नहीं होता, तो और क्या होता जब वह स्वयं ताइक्सुआन पवित्र भगवान से भिड़ने की कोशिश करता? तुम ये चेन हो, है ना? मुझे याद है तुम एजियोर क्षेत्र की एक छोटी सी जगह से हो। 100 राजवंशों को पार करने के बाद तुम आखिरकार मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि के शिष्य बन गए। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि के शिष्य के रूप में अपनी पहचान त्यागना चाहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसी समय प्लेटफॉर्म पर मुख्य सीट पर चुपचाप बैठा एक अधेड़ व्यक्ति बोला। उसकी समुद्र जैसी गहरी आंखें खुल गईं और कोई भी उनमें से सुनहरी रोशनी की लुभावनी दिव्य किरणों को झिलमिलाता हुआ देख सकता था। सुनहरी रोशनी एक आभा में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर बहने लगी, जैसे हॉल में खड़े सभी लोगों पर एक भयानक दबाव पड़ रहा हो, जो उसके क्रोध और राजसीपन को दर्शा रहा हो। यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति एक परम गुरु था। वह कोई और नहीं बल्कि ताइक्सुआन पवित्र भगवान थे, और जैसे ही उन्होंने बात की, पूरा हॉल शांत हो गया। समारोह देखने आए मेहमान भी शांत हो गए। उफ,
ये चेन को लगा कि एक शक्तिशाली आभा ने उसके अस्तित्व को दबा दिया है और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा है। लेकिन फिर भी वह दबने वाला नहीं था। इस समय उसका आत्मविश्वास डगमगा नहीं सकता था। पवित्र प्रभु, मैं केवल पवित्र युवती के लिए न्याय मांगना चाहता हूं, मैं उसे इस तरह आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकता। ये चेन के शब्द आत्मविश्वास और धार्मिकता से भरे हुए थे, जो उसकी निडर आत्मा द्वारा समर्थित थे। बोलते समय ये चेन की नजर अनजाने में उसके सामने खड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला के चेहरे पर सुंदर और आकर्षक आकृतियां थीं। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह लहराती थीं और भौहें विलो की तरह थीं। उसने उत्तम रेशम से बनी हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका चमकीला, प्यारा चेहरा रोशनी में चमक रहा था। उसकी लहराती पोशाक पर धूल का एक भी कण नहीं दिखाई दे रहा था। उसके अलौकिक और शांत स्वभाव को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह एक परी की तरह थी जो गलती से 9वें स्वर्ग से उतर आई थी। शुरू से लेकर अंत तक हॉल में जो कुछ भी घटित हुआ, उसके बावजूद उसकी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आग का गड्ढा, कितने साहसिक शब्द! उसकी बातें सुनकर ताइक्सुआन पवित्र भगवान की अभिव्यक्ति डूब गई। ये वह समय था जब बहुत से लोगों को एहसास हुआ और उनके भाव भी अजीब हो गए। पता चला कि ये चेन ने जो भी बकवास की थी, वह उसकी असंतोष और आक्रोश की भावना से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि एक अन्य व्यक्ति ने उससे उस सुंदर पवित्र युवती को चुरा लिया था जिसे वह लंबे समय से प्यार करता था। हालांकि कई अन्य शिष्य भी ईर्ष्यालु थे और अपनी पवित्र दासी को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में पड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उनमें ये चेन की तरह सार्वजनिक रूप से चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। वे उसके जैसे मंदबुद्धि नहीं थे। आखिरकार उस युवा भगवान की पहचान इतनी सम्मानित थी कि ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने भी उनकी उपेक्षा करने या उनके प्रति अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। इस समय दर्शकों ने उस युवक की ओर देखा जो चुपचाप ताइक्सुआन पवित्र भगवान के बगल में बैठा था, अपने सामने चल रही किसी भी चीज की परवाह किए बिना चाय पी रहा था। वह था गु चांगगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 2। कल्पना की दुनिया में धकेल दिया गया। भाग्य का खलनायक। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C2। कल्पना की दुनिया में धकेल दिया गया। भाग्य का खलनायक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 2। कल्पना की दुनिया में धकेल दिया गया। भाग्य का खलनायक। गु चांगगे की गहरी आंखें उसके हाथ में चाय के प्याले में घूर रही थीं, जबकि वह उसके ऊपर उठती भाप को उड़ा रहा था। उसके बर्फ जैसे सफेद कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं दिखाई दे रहा था, और उसके सुंदर चेहरे की विशेषताओं पर धुंध की एक परत छाई हुई थी। लेकिन अगर कोई करीब से देखे, तो वह एक उदासीन भाव देख सकता था जो बिना किसी दिलचस्पी के सब कुछ अनदेखा कर रहा था। अस्पष्ट विचारों और उसकी उदासीन अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट था कि उसे हॉल में घटित हो रहे तमाशे की कोई परवाह नहीं थी। वह एक मूक पर्यवेक्षक की तरह काम कर रहा था, जो ऊपर से दुनिया को देख रहा था। कम से कम हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसे इसी तरह देखा। चाहे वह कोई भी हो, उन सभी को लगा कि उनके सामने खड़े व्यक्ति की पहचान सरल नहीं है। चाहे उसका स्वभाव हो या उसका आचरण, कोई भी व्यक्ति पारलौकिकता की आभा महसूस कर सकता था। वह नश्वर नहीं था। बेशक कोई नहीं जानता था कि गु चांगगे की तथाकथित उदासीनता पूरी तरह से पूर्ण नुकसान की भावना से थी। ऐसा नहीं है कि उसे हॉल में क्या चल रहा था, इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह परवाह नहीं कर सकता था। इस समय वह एक अचंभे में खो गया था, क्योंकि उसकी यादें किसी और के साथ मिल गई थीं। वह एक ट्रांसमिग्रेटर था। एक क्षण पहले वह अपने कमरे में सो रहा था और अगले ही क्षण जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने स्वयं को इस खतरनाक काल्पनिक दुनिया में पाया। यहाँ शक्तिशाली लोग सितारों को चुन सकते हैं और चांद को पकड़ सकते हैं। वे पहाड़ों को हिला सकते हैं और समुद्र को उलट सकते हैं। उड़ना आसान है और पृथ्वी से बच निकलना सामान्य बात है। लेकिन कमजोर लोग ताकतवर लोगों के पैरों तले कुचले जाते हैं। उनकी जिंदगी की कीमत पैरों के नीचे की घास और मिट्टी से ज्यादा नहीं है, जिसमें जरा भी सम्मान और गरिमा नहीं है। अल्पविराम। वह ऊपरी क्षेत्र से एक अमर भूमि का सच्चा शिष्य था, जो स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए निचले क्षेत्र में उतरा था। वह विलक्षण प्रतिभा और भयानक पृष्ठभूमि के साथ पैदा हुआ था। यद्यपि यह सब कानों को अच्छा लग रहा था, लेकिन गु चांगगे के पिछले जीवन में अनगिनत ऑनलाइन उपन्यास पढ़ने के अनुभव ने उसकी वर्तमान स्थिति को उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। वह एक गुंडे खलनायक से ज्यादा कुछ नहीं था, उन तोपों में से एक जिसे कुछ ही अध्यायों में कुचल दिया जाएगा। इस एहसास से गु चांगगे का दिल दुख गया।
जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा, तो उसे एहसास हुआ कि जिस क्षण वह देहांतरित हुआ, वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसे स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र द्वारा अपमानित होना पड़ा। ये चेन का नाम स्पष्ट रूप से नायकों के लिए सामान्य नामों में से एक था। और उसके नाम के बारे में क्या? ये गु चांगगे था, एक ऐसा नाम जो स्पष्ट रूप से लेखक ने मौके पर ही सोचा था ताकि नायक को अपने पैरों तले रौंदने के लिए एक तोप का चारा मिल सके। उसे एक अद्भुत बड़े शख्स के रूप में दिखाया गया था, तो क्या नायक को बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी यदि वह उसके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को सफलतापूर्वक हरा दे? गु चांगगे पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु चांगगे। अब तक ये चेन कई बार गु चांगगे का नाम पुकार चुका था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया पाने में असफल रहा। गु चांगगे ने उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं की। ये चेन की हड्डियां चरमरा उठी, उसकी मुट्ठियां हताशा और क्रोध से कस गईं, क्योंकि उसे अपने विरोधी से कोई तवज्जो नहीं मिली। उसके विचार में गु चांगगे पूरी तरह से उसे नीची निगाह से देख रहा था। ये कैसी धृष्टता है? युवा प्रभु का नाम इतने अनादर से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय गु चांगगे की ओर से एक ठंडी घुरघुराहट के साथ साथ दमन की एक राजसी शक्ति फूट पड़ी। बोलने वाला व्यक्ति चुजुआन था, जो ताइक्सुआन पवित्र भूमि का नव नियुक्त पवित्र पुत्र था। वह ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा, और उसकी हथेली के चारों ओर विभिन्न रून टिमटिमाने लगे, क्योंकि उसकी दिव्य आभा उमड़ पड़ी, जिससे पता चला कि वह ये चेन पर किसी भी समय हमला कर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार था। अभी उसका प्रदर्शन करने का समय था। अगर गु चांगगे ने उसके बारे में अच्छी टिप्पणियां न की होती, तो वह अपने वर्तमान पद पर नहीं पहुंच पाता। अन्यथा वह ताइक्सुआन पवित्र भूमि के अन्य सच्चे शिष्यों को इतनी आसानी से पराजित नहीं कर पाता। इस कारण उनके मन में गु चांगगे के प्रति अपार कृतज्ञता की भावना थी। आखिरकार वह सु किंगगे की तरह नहीं था, जो एक संत पिता की संतान थी और इस दुनिया में आने के क्षण से ही उसे पवित्र युवती बनना तय था। ये चैन, तुम ढीठ बदमाश हो। तुमने हमारे सभी मेहमानों के सामने संप्रदाय के अधिकार को बार बार चुनौती दी है, और इससे मुझे संप्रदाय के प्रति तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठता है। रक्षकों, आगे आओ और इस जानवर को तुरंत कालकोठरी में फेंक दो, उसे वहां नीचे न्याय का इंतजार करने दो। इस समय एक एल्डर भी खड़ा हुआ और ये चेन पर चिल्लाया कि वह गु चांगगे से कुछ फायदे हासिल करे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इतना अच्छा अवसर छोड़ दे। सहमत। पवित्र प्रभु, मेरा सुझाव है कि हम ये चेन के साधना आधार को समाप्त कर दें और उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दें। ठीक है, हम इस तरह से यंग लॉर्ड गु को एक उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अन्य बुजुर्गों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक के बाद एक खड़े होकर अपने लिए अंक अर्जित किए, और धार्मिकता की अभिव्यक्ति के साथ ये चेन को उसकी दुस्साहस और अनादर के लिए कोसा। इस शो ने दूर दूर से आए सभी मेहमानों को चौंका दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिर उस सफेद वस्त्र पहने रहस्यमय व्यक्ति की पहचान क्या थी? दूसरी ओर ये चेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं जा रही थी। हर कोई गु चांगगे को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, यहां तक कि सु किंगगे ने भी उसके पक्ष में कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों हो रहा था? सब कुछ उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। तभी उसकी उंगली से एक शीतलता उसके हाथ तक पहुंची, जिसने ये चेन की चिड़चिड़ी मनस्थिति को शांत कर दिया। गु चांगगे अभी भी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन चाय की चुस्की लेते समय उनकी आंखों में दिलचस्पी की चमक देखी जा सकती थी। कितना अजीब है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी स्वर्ग का ये कृपापात्र पुत्र ये चेन पहले ही एक प्रतिकूल परिस्थिति में फंस गया था। स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल असामान्य था। इसके बाद गु चांगगे की नजर ये चेन की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। हो, ऐसा लगता है कि यह मानक शक्तिशाली दादाजी ट्रॉप था जो कुछ साल पहले उनकी मूल दुनिया में लोकप्रिय था। स्वर्ग के एक इष्ट पुत्र से जैसी उम्मीद की जाती है, वे गोल्डन फिंगर के बिना नहीं रह सकते थे। गु चांगगे, क्या तुम केवल अपनी हैसियत से दूसरों को धमकाना जानते हो? ये चेन ने एक बार फिर दहाड़ते हुए गु चांगगे की आकृति को घूरा। उसे लगा कि पूरी स्थिति गु चांगगे ने उससे निपटने के लिए रची थी। अगर वह मौजूद न होता, तो पवित्र भगवान व्यक्तिगत रूप से सु किंगगे को कैसे छोड़ सकते थे? कल रात बहुत कुछ घटित हो सकता था। ये चेन ने इस तथ्य के बारे में सोचते हुए अपने दिल में क्रोध की एक पोटली को उभरता हुआ महसूस किया। वह गु चांगगे को 10,000 बार काटकर मार डालना चाहता था, उसे वही लाखों टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था।
एक बार उसे सू किंगगे के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह उसे केवल दूर से ही देख सकता था। करीब जाने का मौका नहीं मिला, इतना कि उसे उसके कपड़े छूने का भी मौका नहीं मिला था। फिर भी ये गु चांगगे अल्पविराम अल्पविराम। गु चांगगे ने अभी भी अपना संयम बनाए रखा और चाय पीते हुए नीचे देखता रहा। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था, न तो खुशी दिख रही थी और न ही गुस्सा। हालांकि उसके दिल में उसे यह पूरा तमाशा काफी मजेदार लगा। आखिरकार इस बकवास शो का उससे कोई लेना देना नहीं था। ओरिजिनल की यादों के आधार पर ओरिजिनल को ये चेन जैसे किसी अज्ञात व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था, इससे पहले कि वह खुद को दिखाए और आज उसके खिलाफ चला जाए। जहां तक ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान द्वारा अपनी बेटी को उसे देने की बात है, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गु चांगगे उसे चाहता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्र भगवान उसे अपने पक्ष में करने के लिए अभी भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। ये हर दुनिया में सामान्य बात थी, इस जगह की तो बात ही छोड़िए, जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करते हैं। यहाँ कौन ऐसा होगा जो एक भयानक समर्थक को नहीं चाहेगा? और ये चेन के बारे में क्या? वह एक पेशेवर कीचड़ उछालने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई वास्तविक प्रतिभा नहीं थी और वह केवल अपने मुंह से बकवास उगलता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 3 मुद्रा बनाना। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C3 पोस्टिंग। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 3 मुद्रा बनाना। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। युवा भगवान गु, मुझे आशा है कि आप इस शिष्य के कार्यों पर आपत्ति नहीं करेंगे। ये चेन शिष्टाचार नहीं समझता है। ताइक्सुआन के पवित्र भगवान के चेहरे पर उदासी छा गई। वे अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए गु चांगगे से माफी मांगने से खुद को रोक नहीं पाए। सभी मेहमान इस तमाशे को बड़े उत्साह से देख रहे थे। उनकी ताइशुआन पवित्र भूमि को इससे पहले कभी ऐसी बदनामी नहीं झेलनी पड़ी थी। पवित्र प्रभु, कृपया मुझे इस ये चेन से निपटने की अनुमति दे ताकि मैं युवा प्रभु गु के समक्ष अपनी माफी प्रस्तुत कर सकूं। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के नए पवित्र पुत्र चुजुआन ने गु चांगगे के साथ पक्षपात करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही चलना शुरू कर दिया था। जादुई रून टिमटिमाते हुए उसकी हथेलियों में दिखाई दिए और उसने ये चेन की ओर एक जांचपूर्ण हमला किया। धमाका। हॉल में एक गहरा धमाका हुआ। चुजुआन के हाथों में मौजूद रून एक दूसरे में विलीन हो गए और बिजली की एक भयानक चमक में बदल गए जो एक दहाड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपने साथियों की तुलना में बाकी लोगों से बेहतर था। दूसरी ओर ये चेन एक अनाम आंतरिक संप्रदाय शिष्य के अलावा कुछ नहीं था। दोनों के बीच असमानता एक अथाह खाई की तरह थी, इसलिए ये चेन चुजुआन का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? युद्ध को देखते समय चारों ओर रून चमक रहे थे और प्रकाश की वर्णक्रमीय किरणें दर्शकों को अंधा कर रही थी। हॉल में मौजूद ताकतवर लोगों, जिनमें ताइक्सुआन पवित्र भूमि भी शामिल थी, को युद्ध के परिणाम की परवाह नहीं थी। उनकी राय में ये चेन की हार पहले से तय थी। शुक्र है, यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कोई कार्रवाई करनी पड़े, या फिर उनके पास अपना चेहरा छिपाने के लिए कोई जगह न हो। आखिरकार राज्याभिषेक समारोह देखने आए मेहमानों में अन्य पवित्र भूमि और प्रमुख कुलों से भी कई लोग थे। ताइक्सुआन पवित्र भगवान अपमान को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। अच्छा, तो फिर चलो लड़ें। दूसरी ओर ये चेन ने युद्ध का बहुत उत्साह से स्वागत किया। उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसका जोश बढ़ गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर अपनी हथेली से हमला किया। ये चेन वास्तव में स्वर्ग की विशालता को नहीं समझता है। क्या वह सिर्फ अपने आप को अधिक महत्व नहीं दे रहा है और मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है? श्रोतागण में उपस्थित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। पवित्र पुत्र चुजुआन पारलौकिक क्षेत्र में आधा कदम आगे है, जबकि ये चेन केवल आत्मा महल क्षेत्र में है, और वह पवित्र पुत्र नरक थंडर दिव्य काया को ध्यान में रखे बिना है। परिणाम पहले ही तय हो चुका है। शिष्यों ने एक एक करके निष्कर्ष निकाला। उनमें से हर एक को लगा कि ये चेन मौत को आमंत्रित कर रहा था। अगले ही पल आग की लपटें उठने लगी और बिजली कड़कने लगी। भीषण गर्मी के साथ एक तेज चमक पैदा हुई और एक जोरदार धमाका हुआ। इस घटना के बाद चुजुआन का शरीर कांप उठा और उसे पूरे शरीर में सुन्नपन महसूस हुआ। दूसरी ओर ये चेन एक युवा अग्नि देवता की तरह आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ स्थिर खड़ा था।
क्या वह इतना मजबूत है? ये चेन के मनमोहक रूप को देखकर कई महिला शिष्यों की आंखों में चमक आ गई। उसकी ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, इसने कई दर्शकों को चौंका दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस हस्तरेखा विनिमय में ये देखा जा सकता था कि दोनों में बिना किसी विशेष अंतर के एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता थी। ये चेन की साधना केवल आत्मा महल क्षेत्र में है, फिर भी वह पवित्र पुत्र के प्रहार को रोकने में सक्षम है, जो पारलौकिक क्षेत्र में आधा कदम आगे है। सभी शिष्य और बुजुर्ग परिणाम देखकर दंग रह गए। परिणाम ने ताइक्सुआन के पवित्र भगवान को भी हिलाकर रख दिया, जिन्होंने इस आदान प्रदान को उदास भाव से देखा था। आखिरकार चु जुवान का जन्म नरक थंडर दिव्य शरीर के साथ हुआ था, और वह अपने दायरे से ऊपर के साधकों के खिलाफ आसानी से मुकाबला कर सकता था। उसकी पीढ़ी में बहुत कम लोग उसके प्रतिद्वंद्वी थे, और फिर भी वह ये चेन जैसे व्यक्ति को, जो उससे लगभग एक पूरे दायरे नीचे था, एक ही वार में खत्म करने में विफल रहा। क्या ये चेन की क्षमता चु जुवान से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है? अब तक उन्हें उसकी प्रतिभा का पता क्यों नहीं चला? बेशक, अगर कोई पूछे कि पर्यवेक्षकों में से कौन इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित नहीं था, तो जवाब होगा गु चांगगे। आखिरकार ये चेन स्वर्ग का एक पसंदीदा पुत्र था। आखिरकार दूसरों को गलत साबित करना और उनके मुंह पर थप्पड़ मारना उनके जैसे लोगों के लिए सामान्य बात थी। गु चांगगे ने धीरे से अपनी चाय का एक और घूंट लिया। बिना किसी जल्दबाजी के वह बोला, ऐसा लगता है कि आपको ये चेन की क्षमता पर पूरा भरोसा है। जब ये शब्द उसके कानों में पड़े तो सु किंगगे ने अपना सिर घुमाया। उसका शांत शरीर कांपने लगा, और आसपास के वातावरण में ऑर्किड की सुंदर खुशबू फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सूक्ष्म हरकतों से पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा था। गु चांगगे ने उसे अपनी गहरी निगाहों से देखा, और मुस्कुराया, जिस तरह से तुम शांत रहने की कोशिश करती हो। क्या यह मुझे ये सोचने के लिए नहीं है कि तुम्हारा इस ये चेन से कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम्हें डर है कि मैं उससे निपट लूंगा? तुम कितनी चालाक हो, औरत। कुछ ही शब्दों में उसने उसकी पार्लर वाली चाल का खुलासा कर दिया। सु किंगे को लगा कि इस समय इस आदमी से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था, और इस तथ्य ने उसे और भी अधिक असहज महसूस कराया, जब उसके चेहरे पर उदासीन भाव था। फिर भी उसने अपने होठों को दबा लिया और ध्यान रखा कि कोई भी शब्द न बोले। दूसरी ओर गु चांगगे ने अपने चाय के कप की ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, ये खाली है। सु किंगे ने उसकी ओर देखा और फिर चुपचाप अपना कप भरने के लिए चायदानी उठा ली। दिलचस्प, गु चांगगे ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके शब्द सु किंगगे की ओर इशारा कर रहे थे। चाय का प्याला पकड़े हुए सु किंगगे का हाथ कांप उठा। गु चांगगे के लिए इस तरह के एक अच्छी तरह से अनुभवी क्लिच और कथानक के कुछ 100 उदाहरण निकालना आसान था। आज ये चेन की अचानक चिंता के पीछे का कारण पूरी तरह से इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि उसने सुना था कि ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने कल रात अपनी बेटी को गु चांगगे के कमरे में व्यक्तिगत रूप से भेजा था। वह ये नहीं जानता था कि गु चांगगे का मूल एक उदासीन स्वभाव का था, केवल उसकी साधना पर केंद्रित था, इसलिए उसने सु किंगगे को छूने की भी जहमत नहीं उठाई। अब तक की घटनाओं से गु चांगगे आसानी से देख सकता था कि यह सु किंगगे उन तथाकथित नायिकाओं में से एक थी। और कथानक के दृष्टिकोण से, ये चेन, जो एक पिछड़े इलाके से उठकर आया था, सैकड़ों राजवंशों को पार करके, और अंत में एक शिष्य के रूप में ताइक्सुआन पवित्र भूमि में पूजा करने वाला नायक था। वास्तव में कथानक को उसकी कहानी के मध्य बिंदु तक आगे बढ़ना चाहिए था। आखिरकार सु किंगगे के पास असाधारण प्रतिभा, एक खूबसूरत चेहरा और आकृति थी, और ताइक्सुआन पवित्र भूमि की पवित्र युवती होने की पहचान थी। इससे भी बढ़कर वह बुद्धिमान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जानती थी कि अगर ये चेन गु चांगगे से भिड़ेगा तो वह पत्थर से टकराए अंडे की तरह होगा। इस कारण से उसने उससे ये चेन के प्रति नरमी बरतने के लिए कहने की कोशिश नहीं की, इससे वह गु चांगगे ये चेन से और भी अधिक घृणा करने लगेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह उन सभी बातों के प्रति उदासीनता से काम ले, जिससे गु चांगगे को ये पता चले कि उसका ये चेन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी महिला नायिका नहीं थी, तो फिर कौन थी? उसके लिए ये कितनी दुख की बात थी कि गु चांगगे ने पहले ही यह सब देख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एक सर्वशक्तिमान दृष्टिकोण था जिसके माध्यम से वह दुनिया को देख रहा था। और क्या, अब जब गु चांगगे को पता चल गया था कि वह खलनायक है, तो उसका कोई इरादा नहीं था कि वह सु किंगगे को अपनी पकड़ से दूर जाने दे।
बलपूर्वक तोड़ा गया खरबूजा भले ही मीठा न हो, लेकिन फिर भी वह प्यास बुझा सकता है। मैंने तुम्हें कम आंका था। ताइक्सुआन के पवित्र पुत्र चू जुआन ने ठंडे स्वर में बात की। उसके हाव भाव से पता चलता था कि वह अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहता था। आखिरकार, अगर वह इस ये चेन को नहीं हरा पाया, तो यह उसके लिए शर्म की बात होगी, खासकर गू चांगगे के सामने। लेकिन अब तक गू चांगगे उनके पास आ चुके थे और उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। कितना नीरस है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ये चेन स्तब्ध होकर जम गया। हालांकि चूंकि यह मामला मुझसे संबंधित है, इसलिए मैं पवित्र पुत्र चू जुआन को अब और परेशान नहीं करूंगा, गू चांगगे ने आगे कहा, जबकि उसकी नजर ये चेन के चेहरे पर पड़ी। आपकी निडरता, क्या यह अज्ञानता के कारण है? गू चांगगे ने बुदबुदाया और फिर उसकी नजर नीचे झुक गई। अगले ही पल एक राजसी शक्ति हॉल पर उतरी, मानो आसमान फट गया हो। एक भयानक तूफान ने सब कुछ हिला दिया, रून चमक उठे और आत्मा की ऊर्जा कांप उठी। हर किसी को अपनी आत्मा की गहराई से गहरा भय उठता हुआ महसूस हुआ, इस हद तक कि कुछ बुजुर्ग भी सदमे से बच नहीं सके। क्या ये यंग लॉर्ड गू की असली शक्ति है? हो ताइक्सुआन पवित्र भगवान भी गंभीर हो गए। टकराना बल के मुख्य लक्ष्य के रूप में, ये चेन का रंग पूरी तरह बदल गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर नर्म पड़ गए और वह अगले ही पल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने हाथों से जमीन पर जोर लगाने के बावजूद वह मुश्किल से अपने सिर को जमीन से छूने से रोक पाया। वह कुचला गया। चाहे उसने अपनी अंगूठी में मास्टर से कैसे भी संपर्क किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इतना ताकतवर कैसे है? ये चेन ने अपना सिर ऊपर उठाने के लिए पूरी ताकत लगाए और सफेद कपड़े पहने उस आदमी को घूरा जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। ये चेन को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ, वह इस तरह के नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। पोजिंग, मैं ये भी कर सकता हूँ। गू चांगगे के चेहरे पर एक उदासीन, उच्च भाव था, लेकिन वह अपने दिल में उपहास कर रहा था। पिछली लड़ाई के परिणाम के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अगर वह ऐसा ही रहने देता, तो ये चेन आसानी से चू जुआन को हरा देता और सभी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारता। इसके बाद ये चेन उसे चुनौती देने का अवसर लेगा और भविष्य में किसी लड़ाई पर किसी तरह की शर्त लगाएगा। क्या उसके लिए उस शक्तिशाली दादाजी के साथ रिंग में जीतना आसान नहीं होगा? ये काफी अच्छा माहौल था। अफसोस, वह एक ट्रांसमिग्रेटर था और वह अपने साथ एक धोखेबाज भी आया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 4 अंधकार में भाग्य धीरे धीरे उसे कुचलकर मार डालो। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ, अंधकार में भाग्य धीरे धीरे उसे कुचलकर मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 4 अंधकार में भाग्य धीरे धीरे उसे कुचलकर मार डालो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरे साथ खेलना चाहोगे? तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। गू चांगगे ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। बर्फ से भी ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए, वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और उदासीनता से नीचे देख रहा था। उसकी नजर एक ऐसे आदमी की नजर जैसी थी जो इधर उधर उछलती चींटी को घूर रहा हो। दूसरी ओर ये चेन शर्मिंदगी में घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीले चेहरे पर उसका आक्रोश साफ झलक रहा था। उसकी पीठ और अंगों से ठंडा पसीना टपक रहा था, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। सभी दर्शक ये देखकर स्तब्ध रह गए। जिन लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा, वे कोई और नहीं बल्कि ताइशुआन पवित्र भूमि के सदस्य थे, जो गू चांगगे के बारे में कुछ कुछ जानते थे। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें उम्मीद थी कि गू चांगगे की ताकत उनके ताइशुआन पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी से ज्यादा बेहतर नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता ने उनके विचारों को गलत साबित कर दिया, और उनकी ताकत ताइशुआन पवित्र भगवान की ताकत से टक्कर लेने लगी। युवा भगवान गू बहुत युवा हैं, फिर भी उनकी साधना अथाह है। ताइक्सुआन पवित्र भगवान प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने पहली बार गू चांगगे की ताकत की असली सतह देखी थी। उसी समय उसने अपनी बेटी के पीले चेहरे को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह बहुत पहले ही उस उपद्रवी ये चेन की साधना को पंगु बना देता और उसे अपने संप्रदाय से बाहर निकाल देता। फिर उसे इस युवा स्वामी को अपमानित करने का अवसर कहाँ मिलता। ठीक उसी समय उसने अपने दिल में ये चेन के भाग्य का फैसला कर लिया। ताइशुआन पवित्र भगवान बहुत उदार हैं, उनकी शक्ति का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता।
गु चांगगे ने प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया और शांत स्वर में उत्तर दिया जो वसंत की हवा जैसा था। लेकिन उसकी निरंतर उदासीनता उसके उदात्तपन और एकाकी रवैये को छिपा नहीं सकी। वह वास्तव में उन टिप्पणियों की परवाह नहीं करता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र में उतरा था, जहां वह पहले से ही एक युवा सम्राट था जिसका नाम पूर्व से पश्चिम तक गूंजता था। वह बस इतना शक्तिशाली था, इसलिए उसकी तुलना कुछ बेतरतीब आवारा लोगों से कैसे की जा सकती थी। यदि वह ये चेन को कुचलना चाहता था, जो हर किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसे बस इतना करना था कि अंगूठी में छिपे दादाजी को अपना चेहरा दिखाने से डराना था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, क्या वे अभी भी इस ये चेन की रक्षा करने की हिम्मत रखेंगे? आखिरकार, गु चांगगे बिना किसी रक्षक के निचले क्षेत्र में नहीं उतर सकता था। और क्या, उसने अपने रक्षक को एक ध्वनि संचरण भेजा था ताकि ये चेन की अंगूठी के अंदर बची हुई आत्मा को धीरे से डरा सके। और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा था। स्वर्ग के प्रिय पुत्र को कुचलना अब उतना कठिन नहीं लगता था। दूसरी ओर, ये चेन अभी भी सदमे और घबराहट में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके हमेशा भरोसेमंद गुरु ने उससे संपर्क करने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। गु चांगगे के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसका दिल हंसी से भरा था। मुझे यंग लॉर्ड गु को व्यक्तिगत रूप से इस मामले से निपटने के लिए कहने में शर्म आ रही है। इस समय, ताइक्सुआन के पवित्र पुत्र चुजुआन ने अपराध बोध की अभिव्यक्ति के साथ कहा। एक नजर में गु चांगगे को पता चल गया कि चुजुआन की किस्मत में उसका गुलाम बनना ही था, इसलिए वह उसे कैसे दोषी ठहरा सकता था। इसलिए, उसने उसे एक सांत्वना भरी मुस्कान दी और कहा, पवित्र पुत्र चुजुआन को इस मामले को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि सब कुछ इस गु की वजह से शुरू हुआ है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यह गु ही इसका ख्याल रखे। युवा प्रभु उदार है, ये चुजुआन शर्मिंदा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि गु चांगगे ने उम्मीद की थी, उसके शब्दों ने चुजुआन के दिल में उसकी स्थिति और सम्मान को और बढ़ा दिया। यह इस हद तक था कि चुजुआन ने खुद को गु चांगगे की जान को गले लगाने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो। दूसरी ओर, इस फूलदार भाषण ने गु चांगगे को दर्शकों से प्रशंसा और आहों की एक और लहर ला दी। ये युवा भगवान सहनशील और प्रतिभाशाली दोनों था। वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं था। नहीं, उन्हें सरल व्यक्ति नहीं कैसे कहा जा सकता है। वह अप्रत्याशित और मायावी दोनों था। युवा भगवान गु बहुत शक्तिशाली हैं। वे सचमुच एक भगवान हैं जो हमारी नश्वर दुनिया में अवतरित हुए हैं। उनकी एक सांस से ही मेरा दिल कांप उठता है। मैंने सोचा था कि हमारी ताइक्सुआन पवित्र भूमि एक शक्तिशाली टाइटन है जो अपनी हजारों साल पुरानी विरासत और लाखों मील के भूभाग के साथ सबसे ऊपर खड़ी है, लेकिन अब जब मैंने यंग लॉर्ड को देखा है, तो मुझे अंततः समझ में आया कि स्वर्ग से भी परे स्वर्ग, पर्वत से भी परे पर्वत शब्दों का क्या अर्थ है। सभी बुजुर्ग सहमत हो गए और गु चांगगे को फूलदार भाषणों से खुश करना शुरू कर दिया। उनका रूप अपने स्वामी की जान चाटने वाले आज्ञाकारी कुत्तों जैसा था, जिससे अन्य सेनाओं से राज्याभिषेक समारोह देखने आए बुजुर्गों और शिष्यों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे अंदरूनी तथ्यों को नहीं जानते थे। वे इस रहस्यमय युवा भगवान की पहचान जानने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। यह उनके लिए स्पष्ट था कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि, जो पूर्वी उजाड़ की 6 पवित्र भूमियों में से एक है, ने किसी समय बिना कोई चीख पुकार किए इस युवा प्रभु की जान को गले लगा लिया था। आखिरकार, ऐसी स्थिति उनके पीछे की ताकतों के लिए सौभाग्य का संकेत नहीं थी। अल्पविराम, खलनायक बनना अच्छा है। लोग खुद ही आपके आगे झुक जाते हैं और आज्ञाकारी पिल्लों की तरह आपकी चापलूसी करते हैं। और नायकों के विपरीत, आपको दुनिया के उपहास का शिकार भी नहीं होना पड़ता। गु चांगगे ने मन ही मन सोचा। साथ ही, उन्होंने अपना सिस्टम भी खोला। आखिर, एक ट्रांसमिग्रेटर के पास अपनी खुद की गोल्डन फिंगर न हो, ये कैसे संभव था? उनकी गोल्डन फिंगर एक स्टेटस स्क्रीन थी जो वीडियो गेम में दिखने वाली स्क्रीन के समान थी। इसमें उनकी विभिन्न विशेषताएं और अन्य जानकारी प्रदर्शित होती थी। वह स्वर्ग के विभिन्न इष्ट बच्चों के भाग्य को पलटकर भाग्य अंक अर्जित कर सकता था, और ये अंक ही वह मुद्रा थे जिनका प्रयोग सिस्टम में सभी प्रकार की चीजों के लिए किया जाता था। न केवल वह उन्हें साधना तकनीकों के लिए विनिमय कर सकता था, बल्कि उनका उपयोग प्रतिभा, रक्तवंश आदि प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता था। वह उन अंकों को जोड़कर अपनी विभिन्न रहस्यमय क्षमताओं को उन्नत भी कर सकता था, जिन्हें उसने विकसित किया था। संक्षेप में, सिस्टम में वे सभी कार्य मौजूद थे जिनके बारे में गु चांगगे सोच सकते थे, और शायद वे कार्य भी जिनके बारे में वह अभी सोच नहीं सकते थे। प्रणाली।
गु चांगगे ने अपने हृदय में सिस्टम को पुकारा और एक पारदर्शी इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ। होस्ट गु चांगगे। पहचान स्वर्गीय अमर दाओ महल का सच्चा शिष्य। रक्त रेखा शैतान हृदय दाओ अस्थि। खेती पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संत पूर्णता चरण रहस्यमय क्षमताएं। भाग्य अंक 50। भाग्य मूल्य 30 गहरा। सिस्टम शॉप बंद। यह एक संक्षिप्त इंटरफेस था जिसमें सभी प्रकार की उपयोगी जानकारी एक ही नजर में उपलब्ध थी। उसने अभी अभी ये चेन को रौंदकर 50 भाग्य बिंदु भी प्राप्त किए थे। सिस्टम अगर मैं इस ये चेन को यहीं और अभी नष्ट कर दूं तो क्या होगा? गु चांगगे ने अपने दिल में पूछा। होस्ट सिस्टम सुझाव देता है कि आप अभी ऐसा करने की कोशिश न करें। आपके वर्तमान फॉर्चून वैल्यू के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगर आपने स्वर्ग के किसी ऐसे पसंदीदा बेटे को मार दिया जिसका फॉर्चून वैल्यू आपके खुद के फॉर्चून वैल्यू से बहुत अधिक है, तो आपको फॉर्चून बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये लगभग वैसा ही था जैसा गु चांगगे ने अनुमान लगाया था। वह अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका और मन ही मन उस कमीने लेखक और उसकी कमीनी दुनिया को कोसने लगा। इस घटिया सेटिंग का क्या मतलब था? टस्क उनकी जैसी प्रतिभा और पृष्ठभूमि के साथ उन्हें फॉर्चून वैल्यू में केवल 30 अंक मिले। चोट पर नमक छिड़कने के लिए यह बहुत ही बुरा था। दूसरी ओर ये चेन के भाग्य मूल्य में सैकड़ों अंक थे, यहां तक कि ऐसी स्थिति में भी जब उसे पराजित किया गया। प्रणाली के अनुसार भाग्य को 7 स्तरों में विभाजित किया गया था। लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी। सामान्य लोगों को आमतौर पर लाल भाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जबकि इस ये चेन को हरा भाग्य मिला है। डार्क फॉर्चून के लिए क्या ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था? यदि आप स्वर्ग के कृपापात्र बच्चे के विरुद्ध खड़े हैं तो दुर्भाग्य से ग्रस्त होना आपका भाग्य है। प्रणाली की व्याख्या की गई, जहां तक उनके दुर्भाग्य के कारण होने वाली प्रतिक्रिया का सवाल है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चाय पीते समय अचानक दम घुटने से मृत्यु, टहलते समय बिजली गिरने से मृत्यु आदि। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के किसी प्रिय बालक को कुचलने के लिए आपको अपना समय लेना होगा और उसके भाग्य को बिंदु दर बिंदु समाप्त करना होगा। और यह प्रक्रिया मुझे ये पसंद है। हे चींटियों पर पैर रखना और उन्हें धीरे धीरे कुचलकर मार डालना। गु चांगगे का चेहरा वैसा ही था, लेकिन वह पहले ही अपने दिल में सिस्टम के साथ बहुत कुछ संवाद कर चुका था। विल्फिक का पालना। स्वर्ग के इष्ट पुत्र शब्द का प्रयोग स्वर्गीय भाग्य से आशीर्वाद प्राप्त पुरुष के लिए किया जाता है। स्वर्ग की इष्टपुत्री शब्द का प्रयोग स्वर्गीय भाग्य से आशीर्वाद प्राप्त स्त्री के लिए किया जाता है। स्वर्ग की प्रिय संतान का प्रयोग तब किया जाता है जब लिंग ज्ञात प्रकट न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 5 सुंदर चंद्रमा आसान भाग्य अंक। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ C5 सुंदर चंद्रमा आसान भाग्य अंक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 5 सुंदर चंद्रमा आसान भाग्य अंक। तो मैं स्वर्ग के कृपापात्र को तब तक नहीं मार सकता जब तक कि मैं उसका भाग्य एक निश्चित सीमा तक समाप्त नहीं कर देता। वह कुछ समय से सिस्टम से बात कर रहा था, और जब गु चांगगे ने सिस्टम का स्पष्टीकरण सुना तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ये सही है मेजबान। भाग्य कुछ मायावी और असाध्य चीज है, इसलिए यद्यपि अपनी वर्तमान शक्ति से ये चेन को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अप्रत्याशित चर और परिवर्तनों की एक श्रृंखला लाएगा। और सबसे बड़ा परिवर्तनीय कारक मेजबान आप है। प्रणाली की व्याख्या की गई। स्वर्ग का कृपापात्र पुत्र वास्तव में स्वर्ग का कृपापात्र पुत्र था, इतना अधिक कि संभवतः स्वयं प्रभु परमेश्वर ने उनकी रक्षा की थी। और यदि कोई इस पूर्वाग्रह को सरलतम शब्दों में कहना चाहे, तो ये कुछ इस प्रकार होगा। यदि गु चांगगे ने अभी ये चेन को मारने की कोशिश की, तो एक स्वर्गीय संकट उतर सकता है और सबसे पहले उसे अस्तित्व से मिटा सकता है। लेकिन अगर स्वर्ग उसकी रक्षा कर रहा है तो क्या होगा? वह फिर भी उसे धीरे धीरे मौत के घाट उतार सकता है। गु चांगगे ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, उसे प्रतिबंधों की परवाह नहीं थी। उसके बाद उसने हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों की फॉर्चून वैल्यू पर नजर डाली। ये चेन के 500 फॉर्चून वैल्यू अंकों के बाद दूसरे स्थान पर सु किंगगे रहीं, जिनके नाम पर 350 फॉर्चून वैल्यू अंक थे, और इस तथ्य ने गु चांगगे के पिछले अनुमान को और मजबूत कर दिया। सु किंगगे नायिका थी, और इसमें कोई संदेह नहीं था। बस उसे यह सोचना था कि अगर वह अभी इस सु किंगगे को निगल जाए तो क्या होगा? क्या उसे भी उससे भाग्य का झटका लगेगा?
यदि ऐसा हुआ तो हानि लाभ से अधिक होगी। चाहे वर्तमान हो या अतीत, वह एक लालची व्यक्ति नहीं था जो केवल अपने निचले हिस्से के बारे में सोचता था। फॉर्च्यून वैल्यू की अवधारणा शायद अगोचर हो, लेकिन यह एक तथ्य था कि यह अस्तित्व में थी और वास्तविकता को प्रभावित कर सकती थी। क्या वह सबसे बड़ा हारने वाला नहीं होगा यदि वह खुद को मौत के घाट उतार दे? बेशक, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह उनके सारे फॉर्च्यून वैल्यू को खत्म नहीं कर देता, क्या वे शक्तिहीन मछली बनकर नहीं रहेंगे? ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम ने पहले उसे संकेत दिया था, डिंग। सबके सामने ये चेन को अपमानित करो। ये चेन अपने भाग्य मूल्य के 10 अंक खो देगा, जबकि मेजबान को 50 भाग्य अंक प्राप्त होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 50 भाग्य अंक न तो बहुत ज्यादा थे, न ही बहुत कम। गु चांगगे भाग्य अंकों के साथ बहुत कुछ कर सकता था। वह अपनी साधना में सुधार कर सकता था या अपनी प्रतिभा को उन्नत कर सकता था। उन लोगों की तुलना में जो धैर्यपूर्वक लंबे समय तक चरण दर चरण साधना करते हैं, क्या इस धोखे का उपयोग करके हर चीज में अंक जोड़ना और स्तर ऊपर करना अद्भुत नहीं था? ये चेन ने सार्वजनिक रूप से संप्रदाय के कानूनों को चुनौती दी और यहां तक कि यंग लॉर्ड गु का अपमान भी किया। रक्षकों, उसे कालकोठरी में फेंक दो और यंग लॉर्ड गु को उसके भाग्य का फैसला करने दो। इस समय जजमेंट हॉल के महान बुजुर्ग ने बात की। मजबूत कद और चौकोर चेहरा, बुजुर्ग तब भी शक्तिशाली और भयभीत दिखते थे जब वे क्रोधित नहीं होते थे। ताइक्सुआन पवित्र भूमि में हर कोई उनसे डरता था और उनका सम्मान करता था। हालांकि वह आम दिनों में निष्पक्ष रहता था, और यहां तक कि ये चेन के बारे में उसकी अच्छी धारणा भी थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौजूदा स्थिति को समझ न सके और अपने सिद्धांतों को बदल न सके। वह अच्छी तरह से समझता था कि ये चेन ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। एक तुच्छ आंतरिक संप्रदाय शिष्य और एक ऐसी आपदा के बीच जो उन्हें इस धरती से मिटा सकती थी। यह तय करना कठिन नहीं था कि उन्हें किससे बचना चाहिए। गु चांगगे ने थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसने जजमेंट हॉल के एल्डर की विनम्र और प्रसन्न नजर देखी। इसके बाद वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया और उसके चेहरे पर फिर से वही उदासीन और अवर्णनीय भाव उभर आया। उसे ये चेन की किस्मत तय करने देना इतना बुरा नहीं लगा। बस उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मोटी भौहों, चमकीली आंखों और निष्पक्ष आभा वाला कोई व्यक्ति ऐसा सुझाव देगा। गु चांगगे अपने दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं सका, और इसके साथ ही हर चीज पर दबाव डालने वाली राजसी शक्ति भी गायब हो गई। ये चेन आखिरकार खड़ा हो सका, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उसका सदमा, अनिच्छा और अपमान झलक रहा था। उसका वर्तमान मूड गु चांगगे द्वारा की गई गणना से अलग नहीं था, क्योंकि ये चेन को आश्चर्य हो रहा था कि उसके गुरु ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में एक बार भी उसका जवाब क्यों नहीं दिया। क्या उसके गुरु ने भी उसे धोखा दिया था, या फिर उसके गुरु भी गु चांगगे की पृष्ठभूमि और ताकत से डरे हुए थे? इन विचारों ने ये चेन के दिल को ठंडा कर दिया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सबसे खराब तो सु किंगगे का प्रदर्शन था। शुरू से लेकर आखिर तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि वह सब कुछ देख रही थी। उसने गु चांगगे के लिए एक कप चाय बनाने की पहल भी की। ये चेन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जिस देवी की वह पूजा करता था, उसने दूसरे आदमी की सेवा करने की पहल की, और उस वास्तविकता ने ये चेन के दिल को चीर दिया। क्या वह नहीं देख सकती थी कि कैसे उसने उसके लिए ताइक्सुआन पवित्र भूमि को छोड़ दिया था? ये चेन का दिल एक अंधेरे और ठंडे रसातल में गिर गया। अल्पविराम। ये चेन के बदलते चेहरे सु किंगगे से छिपे नहीं थे। वह बता सकती थी कि उसने उसे गलत समझा था। फिर भी, उसके लिए अपने संप्रदाय को जिस स्थान ने उसकी देखभाल की और उसे 20 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षित किया, ये चेन के लिए खतरे में डालना असंभव था। अंत में, वह केवल अपना सिर नीचे कर सकी और अपने हाथों को कसकर पकड़ सकी। ये चेन से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पवित्र युवती किंगगे, मैंने सुना है कि आज रात का चांद अद्भुत होगा, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ चांद की सुंदरता की सराहना करके मुझे कुछ सम्मान देना चाहोगी? अचानक गु चांगगे ने ये शब्द बोल दिए। दोनों के हाव भाव उसके सामने साफ दिखाई दे रहे थे, तो वह इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ सकता था? बोलते समय उसने तुरंत अपने सुंदर और बेदाग चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बिखेर दी। हालांकि उसके शब्दों ने कुछ पल के लिए सु किंगगे को चौंका दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, और वह उसकी अचानक सौम्यता से खुश महसूस कर रही थी। लेकिन जल्द ही उसे गु चांगगे के असली इरादे समझ में आ गए और वह कांप उठी, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह गु चांगगे की आंखों में एक चालाक चंचलता का स्पष्ट संकेत देख सकती थी।
उसने जानबूझकर उन शब्दों को इतनी ऊंची आवाज में बोला था कि दूसरे लोग सुन सकें। उसके शब्द उसके लिए नहीं थे, बल्कि ये चेन के लिए थे। सू किंगगे ने यह बात समझ ली, लेकिन हॉल में मौजूद अन्य लोगों को उसके शब्दों में छिपे सूक्ष्म हमले का आभास नहीं हुआ। लोगों को उसके प्रति ईर्ष्या महसूस हुई, जबकि ताइक्सुआन पवित्र भगवान का दिल खुशी से फट गया जब उन्होंने अपनी बेटी को एक हताश पलक के साथ संकेत दिया। अगर वह इस युवा भगवान की कल्पना को प्राप्त कर सकती है, तो उनकी ताइक्सुआन पवित्र भूमि को एक अद्वितीय अवसर प्राप्त होगा, चाहे वह उसे ऊपरी क्षेत्र में ले जाए या उसे पीछे छोड़ दे। वे एक ही छलांग में स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। गू चांगगे, तुम घृणित और बेशर्म कमीने। क्या तुम सिर्फ अपने पद और अधिकार का इस्तेमाल करके कमजोरों को धमकाना जानते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी साधना को मेरे स्तर तक कम करो और हमें एक निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध करने दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगा, तुम कमीने। अब तक ये चेन की आंखें लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह अपना दिमाग खो चुका है। भले ही ये चेन ने इतने कठोर शब्द कहे, लेकिन गू चांगगे ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें नीची कर ली और अपनी चाय के ऊपर जमा हो रहे वाष्प को उड़ा दिया, अपने शिकार के लिए एक पलक भी उठाने की जहमत नहीं उठाई। पफ! अंततः ये चेन इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। अगले ही क्षण एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। डिंग! तुमने ये चेन की मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया। ये चेन ने 100 फॉर्चून वैल्यू खो दी। होस्ट को 500 डेस्टिनी पॉइंट मिले। हो, डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करना इतना कठिन नहीं है। गू चांगगे ने धीरे से अपनी चाय का एक और घूंट लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।